नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं किशन मालाकार स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा एकेडमी में। तो हमने हमारी जो कक्षा 10 की गणित विषय की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, उसमें हमने हमारा पहला चैप्टर लिया था जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का इंट्रोडक्शन हमने जो है हमारे पिछले पार्ट थे उसमें कर लिया था और हमने उसके साथ ही हमारी प्रश्नावली 1.1 जो थी उसको कंप्लीट कर लिया था। आज इस हमारे पार्ट में जो है हम प्रश्नावली 1.2 पे चर्चा करेंगे, जिसका जो मेन टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, इस प्रमेय का मैं कथन लिख देता हूं आपके सामने। किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के क्रम के बिना अद्वितीय है। ठीक है, तो ये हमारे आधारभूत अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, जो उसका कथन है। क्या कह रहा है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह जो गुणनखंड निकल के आएंगे वो अभाज्य गुणनखंड के क्रम के बिना अधूरे हैं। ठीक है, यानी उनका कोई क्रम फिक्स नहीं होगा, क्रम के बिना अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब है कि वो एक ही बार आएगा। ठीक है, अगर कोई अभाज्य गुणनखंड आ रहा है तो वो बाद में वापस रिपीट नहीं होगा और उसका क्रम जो है आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, एक टाइप का जो आपका अभाज्य गुणनखंड है वो एक ही बार आएगा, चाहे तो आप 3 का जो है 3 बार भाग दे, 4 बार भाग दे, पर फिर एक बार होने के बाद वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो हमारी भाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्याओं का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि हमारी जो पहली भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 9, 10, इस प्रकार से हमारी भाज्य संख्याएं होती है। उन संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में मैंने आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड वे गुणनखंड होते हैं या फिर अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड आते हो। ये हमारे 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। तो इन संख्याओं को हम इन रूप में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यही हमारी आधारभूत प्रमेय कहती है। और जब हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जो आने वाला ऑर्डर होगा वो हमारा फिक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं, यानी जो ऑर्डर हमारा एक सीक्वेंस में चलता है। सीक्वेंस तो ये कहता है कि जैसे पहली अभाज्य संख्या अगर 2 से विभाजित हो रही है, वो हमारी जो संख्या है अगर वो 2 से विभाजित हो रही है तो उसके बाद में अगली भाज्य संख्या यानी 3 का नंबर आना चाहिए। अगर 3 से नहीं है तो 2 के बाद फिर 5 का नंबर आएगा, यानी ये एक ऑर्डर में चलेगी। 5 के बाद ही 7 का नंबर आएगा, 7 के बाद 11 का आएगा, 11 के बाद 13 का आएगा, 13 के बाद वापस 2 या 3 का नहीं आ सकता है। तो ये एक तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड से जो हमें गुणनखंड ज्ञात करना। लेकिन ऑर्डर हम आगे पीछे ले लेते हैं, कई बार हम 3 से पहले कर लेते हैं, उसके बाद 2 से करते हैं, या 7 से कर लेते हैं उसके बाद 3 से करते हैं। तो ऑर्डर में कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी, बस गुणनखंड जो होते हैं हमारे वो अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, हमने ले लिया एक 36 ले लिया, तो 36 हमारी भाज्य संख्या है, तो इसके हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो हम सबसे पहली अभाज्य संख्या के पास जाते हैं, 2 के पास। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। तो पीछे हमारी सम संख्या आ रही है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, बचा 1, ये 16 बन गया, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर से इसके लास्ट में 8 आ रहा है, तो सम संख्या यानी 2 से चला जाएगा, 2 नाम 18 हो जाएगा। अब ये हमारी 2 से विभाजित नहीं है,
तो जब 2 का नंबर आउट हो चुका है तो अब अगली बारी किसकी है, 3 की। तो इसको देखते हैं कि क्या 3 से विभाजित है क्या, बिल्कुल 3 से विभाजित है, तो 3 से चला जाएगा, 3 3 9 और फिर से 3 से जाएगा तो 3 एकम 3। यहाँ एक आने पर हमारा अभाज्य गुणनखंड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 36 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड याद कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी इसको इस प्रकार से करना चाहे कि वो पहले इसको 3 से करना चाहे, 36 को पहले ही क्या करना चाहे, 3 से करना चाहे, तो वो कर सकता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। अब 3 का नहीं जा रहा है तो ये 2 से हो जाता है। तो बात तो वही रहती है, हमारे पास कुल मिला के आने अभाज्य गुणनखंड ही है, बस वो ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। जो लास्ट इसने लाइन बोली है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी इनका कोई क्रम फिक्स नहीं होता है, बस हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये दोनों चीजें सेम होती है बिल्कुल। ठीक है, तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना, यही हमारी आधारभूत गणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो यही कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमने अभाज्य गुणनखंड बनाए हैं संख्याओं के, ये अभाज्य गुणनखंड हमारे किस काम में आते हैं, तो इन अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इनके HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। दो संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं, और हमें ये पता है कि दो संख्याओं के जो HCF और LCM में संबंध भी हम देखते हैं। जैसे हमने ले लिया दो संख्या A तथा B है। ठीक है, इनके अभाज्य संख्याओं के जो इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद में हम इनका HCF और LCM निकालेंगे। तो जो HCF और LCM आता है उनमें ये संबंध होता है कि HCF गुणा LCM जो होता है वो हमेशा इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दो संख्याओं का जो आप HCF और LCM निकालोगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभी कैसे निकालेंगे वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो HCF और LCM को गुणा करते हैं तो वो उसी गुणनफल के बराबर होगा जिसमें दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाए। ठीक है, तो इस चीज को हम आगे और अच्छे से पढ़ते हैं। उससे पहले हम हमारे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इन संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा, और अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे पहला गुणनखंड होता है उसकी शुरुआत होती है हमारा 2 से, और 2 के बाद चलता है 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले 140 संख्या दे रखी है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे हमें। तो पीछे 0 आ रहा है, यानी ये सम संख्या हो गई, और सम संख्या होते ही हम सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी 2 से विभाजित करेंगे। तो ये चला जाएगा 2 सत्ते 14 और 0 का 0, फिर 0 आ रहा है तो वापस 2 से जाएगा। 2 के पहाड़े में 7 से कम 6 आता है, 2 3 6, 7 में से 6 गया बचा 1, तो ये हो गया 10, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं जा रहा है, तो 2 से नहीं जा रहा तो अगला हमारा जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है 3। तो 3 के लिए हम कैसे चेक करेंगे, इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग करके देखेंगे। तो 3 और 5 हमारा 8 बनाता है, लेकिन 8 तो 3 से विभाजित नहीं है। अगर संख्याओं का योग ऐसा है कि उन संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या आ रही है वो भी हमारी 3 से विभाजित है, तब तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे पिछले में हमने देखा था 36 को हमने 3 से विभाजित किया था, तो इसमें क्या हो रहा था कि 3 और 6 कितना बना रहा है, 3 + 6 हमारा 9 बना रहा है, जो कि 9 हमारा 3 से विभाजित होता है, इसलिए ये संख्या क्या हो गई थी, 3 से विभाजित हो गई थी। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि 3 से विभाजित है या नहीं है। अगर 3 से विभाजित नहीं है हमारी संख्या तो हम अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली हमारी अभाज्य संख्या होती है 5, और 5 के लिए हम अंतिम अंक को देखते हैं कि अंतिम अंक हमारा या तो 5 होगा या 0 होगा, तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो ये 5 से जाएगा, 5 से तो 35, और 7 खुद एक अभाज्य संख्या है तो इसका 7 में ही जाएगा। तो हम बोल सकते हैं अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 140 बराबर उसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। तो ये हो जाएगा हमारा 140 बराबर 2 का स्क्वायर गुणा 5 × 7। जितने भी गुणनखंड आएंगे हमारे सारे अभाज्य होंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ऐसे 156 का कर सकते हो आप। बड़ी संख्याओं में से हम लेते हैं एक बार इसकी फिफ्थ वाली देखते हैं।
तो बड़ी संख्या हमारी जो दे रखी है वो है 7 4 2 9। ठीक है, अब इस संख्या में पीछे का अंक जो है हमारा सम आ रहा है तो ये तो 2 से चला जाएगा, इसमें 5 आ रहा है तो यानी या तो ये 3 से जा सकता है या फिर ये 5 से जा सकता है, इन संख्याओं में भी 5 आ रहा है तो यानी ये 5 से जा सकता है। पर इस प्रकार की संख्याओं में हम ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि इसका भाग जो है किससे होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 की बारी आती है तो 2 के लिए हमें देखना होता है कि पीछे का अंक जो है सम आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर 3 पे चलते हैं, तो 3 में क्या होना चाहिए, अंकों का योग हमारा 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसके अंकों को अगर हम जोड़ के देखें तो 7 और 4 11 होगा, 11 और 2 13 होगा, 13 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 22। ठीक है, तो ये तो हमारी संख्या 3 से भी विभाजित नहीं है। फिर बारी आती है हमारे 5 की, क्योंकि अगली अभाज्य संख्या होती है हमारी 5। 5 के लिए हम अंतिम अंक देखते हैं, 0 या 5 होना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5 से भी नहीं जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम 7 की तरफ, तो 7 से अगर देखें तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 0 आके, पर ये 7 से नहीं जाएगा, इसका मतलब ये संख्या भी हमारी जो है 7 से विभाजित नहीं होगी। अब 7 के अलावा हम चलते हैं आगे, हमारी अगली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 11। तो 11 से अगर करके देखें इसको, तो 7 4 2 9 में अगर 11 का भाग दें तो 11 से जाएगा ये 74 से कम क्या आता है, जस्ट 66 आता है। तो 11 छिके 66, बचेगा हमारे पास 8, तो ये 82 हो जाएगा। 82 से ठीक पहले आता है हमारे पास 77, 77 82 में से 77 गया तो बचा 5, तो ये तो हमारा आएगा नहीं, इसका मतलब यहाँ हमारी 11 से भी बात नहीं बनेगी। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो 13 की बारी आती है, 7 4 2 9 में 13 को देखते हैं, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, तो 65 लिया हमने 5 बार। 74 में से 65 को माइनस किया तो बचा 9, 13 सत्ते 91 हो जाता है, बचा 1, तो ये तो 19 बन गया, यानी ये 13 से भी नहीं जाएगा। 13 के बाद हमारी अगली जो अभाज्य संख्या वो आती है 17, 17 से जाएगा 4 बार, 17 चौक 68, बचा हमारे पास 6, 62 हो गया। 17 एकम 17 चौक 68, तो 17 से 17 थे 51, 62 में से 51 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 11। ठीक है, 62 में से 51 को माइनस किया तो हमारे पास बचा 11, ये हो जाएगा 119, और 17 सत्ते 119 हो जाएगा। तो ये संख्या हमारी सीधा कौन सी विभाज्य संख्या से विभाजित है, ये सीधा हमारी 17 से विभाजित है, क्योंकि हमने 2 से शुरुआत करी थी, 2 3 5 7 11 13, यहाँ तक हमारी संख्या विभाजित नहीं हुई थी, हमारी संख्या सीधी कहाँ आके विभाजित हुई थी, 17 पे विभाजित हुई थी। तो इसको हम किससे देंगे, 17 से, तो 17 चौक हो जाता है 68, बचा हमारे पास 6, 17 थी 51, 62 में से 51 को माइनस किया तो बचा 11, ये हो जाएगा 119, 17 सत्ते 119। ठीक है, वापस चेक करते हैं 17 से जा रहा है क्या, तो 17 एकम 17 दूनी 34, अगर हम 43 में से 34 को हटाते हैं, 43 में से अगर हम 34 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 9 बचता है, 17 चौक 68, 17 5 50, 17 छिक्की 102, तो ये भी नहीं जाएगा हमारा 17 से, इसका मतलब यहाँ से हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 17 से नहीं जा रही हमारी संख्या 437, तो इसको 19 से करके देखेंगे, 19 से गया 2 बार 38, और ये हो जाएगा 5 बचेगा, तो यहाँ 57, तो 19 से गया हमारा, 19 दूनी 38, बचा 5, 19 थी 57, और 23 खुद एक हमारी अभाज्य संख्या होती है, तो इसीलिए अगला हमारा किससे चला जाएगा, 23 से चला जाएगा। तो इस प्रकार से बड़ी संख्याओं में हमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं को एक एक को हमें भाग देकर देखना होगा, जिस अभाज्य संख्या से हमारा जा रहा है वही संख्या हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारी जो संख्या दे रखी है, संख्या 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इस प्रकार से हम संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बाकी संख्याओं को आप खुद ट्राई करके देखें, इसी प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड निकाल के उनको उनके अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कर सकते हैं। अगला जो हमारा उदाहरण नंबर 6 है, उसमें क्या कह रहा है, संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं हमारे प्रश्नों में, उनसे हम क्या करेंगे, दो संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो HCF और LCM के लिए हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो उदाहरण नंबर 6 दे रखा है उसमें
पहली संख्या हमारी दे रखी है 6 और दूसरी संख्या हमारी है 20। ठीक है, इनका HCF और LCM ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा 2 तिया 6 और ये 3 से गया एक बार। 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 से जाएगा 10 बार, 2 से जाएगा 5 बार, तो 5 से गया एक बार। यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 और हमारा जो 20 है उसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एक तो HCF और एक LCM निकालना होगा। HCF की फुल फॉर्म होती है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी आपको उच्चतम जो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणांक है उसको लेना होगा, यानी ऐसा गुणांक जो दोनों में आता है। ठीक है, तो HCF के लिए हम देखते हैं ऐसा गुणांक जो दोनों में आता है, तो 2 एक ऐसा गुणांक है जो दोनों में आ रहा है। 2 के अलावा और कोई चीज दोनों में कॉमन नहीं आ रही है, तो जो चीज दोनों में कॉमन नहीं आ रही है उनको छोड़ देंगे। 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इनका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर LCM की बात करें तो LCM के लिए फिर से देखते हैं, 2 गुणा 3 ये हो जाएगा और 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणा 5, क्योंकि ये 2 हमारा 2 बार आ रहा है इसलिए इसकी घात 2 लिख ली। अब HCF में क्या होता है, HCF हमने निकाल लिया। LCM में क्या होगा हमारा, LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट यानी सबसे छोटा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इसके लिए क्या करने होंगे कि ये सारे एलिमेंट लेने होंगे। सबसे पहले तो 2 इन दोनों में आ रहा है तो 2 ले लिया हमने, लेकिन इसकी उच्चतम घात लेनी होगी। 2 की यहाँ घात कितनी आ रही है, यहाँ 1 आ रही है, पर यहाँ 2 की घात आ रही है 2, तो हमें इसकी उच्चतम घात लेनी है। और जो बाकी बचे एलिमेंट हैं उन सबको ले लेना है, यानी इसमें किसी को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसमें बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट भी हमें लेने होंगे। तो ये हमारा LCM हो जाता है। तो यहाँ से LCM को अगर हम हल करके निकालें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 3 15, यानी 15 चौक 60 हमारा क्या निकल के आएगा, LCM निकल के आएगा। HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर यानी गुणनखंड होता है, तो हमें सिर्फ गुणनखंड को कॉमन लेना होगा। पर यहाँ बात होती है LCM की, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल होता है गुणज होता है। ठीक है, तो जो 6 का गुणज है उसमें से हमें 2 देखा। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो गुणनखंड है हमारा हमने 2 ले लिया और उसमें से उच्चतम लेना है। फिर बाकी जो बचे हुए 2 गुणनखंड है वो भी लेंगे, तब जाके हमारा निम्नतम कॉमन गुणनखंड जो है वो जो गुणांक है वो हमारा सामने आ जाएगा। तो ये हमारा LCM हो जाता है, जिसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 2 संख्याओं का HCF और LCM गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इनमें एक संबंध मैंने आपको बताया था कि जो 2 संख्याओं का आप HCF और LCM निकालते हो उनका गुणांक जो होता है उनके HCF और LCM के बराबर होता है। तो अगर आपने HCF और LCM जो निकाला वो सही है या नहीं है तो उसकी जांच आप कर सकते हैं। 2 संख्याओं का गुणांक यानी 6 दूनी 12 120 आ जाएगा, और इधर हमने HCF निकाला, हमारे पास कितना निकल के आया 2, और LCM हमारा 60 आया, तो ये भी हमारा 120 हो जाएगा। तो जब भी 2 संख्याओं का HCF निकालते हैं, LCM निकालते हैं, तो उसको इस विधि से हम चेक भी आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे जांच हो जाती है इनकी। ठीक है, अगला उदाहरण दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। यानी इनका LCM हमें बाद में ज्ञात करना है, सबसे पहले HCF ज्ञात करना है। तो जैसे हमने यहाँ से अभी HCF निकाला था तो उससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इनके क्या करने होंगे, अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। संख्या है हमारी 96 और 404 दे रखी है। सम संख्या है इसलिए 2 से जाएगा, तो 2 चौक 8 बचा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। ये भी सम संख्या है 2 से जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, 2 तिया 6 और ये 3 से चला जाएगा। 404 की बात करें, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये संख्या हमारी जो है 2 से नहीं जाएगी, 3 से भी नहीं जाएगी क्योंकि अंकों का योग 3 नहीं आ रहा है, 5 से भी नहीं जाएगी, 7 से देखिए अगर तो 7 एकम 7 बचेगा 3, 31 हमें नहीं मिलेगा,
फिर हम 11 से करके देखते हैं, 11 नाम 99, 2 बचेगा, ये नहीं जाएगा। 13 से करके देखें तो 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से भी नहीं जाएगा, तो ये हमारा डायरेक्ट जाएगा 101 से, क्योंकि 101 खुद एक क्या हो जाती है, हमारी अभाज्य संख्या हो जाती है। तो यहाँ 96 और इनके जो अभाज्य गुणनखंड है उनको लिख लेते हैं। 96 का हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये आगे भी दे रखा है, तो 2 की घात हम सीधा लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात 5 गुणा 3, और जो 404 दे रखा है वो हो जाएगा हमारा 2 की घात 2 गुणा 101। ठीक है, तो यहाँ हमें सबसे पहले HCF निकालना होगा, ठीक है, उसके बाद LCM निकालना है। तो HCF हम आसानी से निकाल सकते हैं। HCF क्या होता है, ऐसा मल्टीपल जो दोनों के अंदर कॉमन आए, सॉरी फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो दोनों के अंदर कॉमन आए। तो ऐसा तो सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 के अलावा हमें हाईएस्ट चाहिए, यानी 2 की हाईएस्ट वैल्यू आप कितनी ले सकते हो जो दोनों में कॉमन आए। तो यहाँ 2 की घात 2 आ रही है, यहाँ 2 की घात 5 आ रहा है, तो हम 2 की उच्चतम घात 2 ले सकते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। ठीक है, यानी हमारा HCF निकल के आ जाता है 2 गुणा 2 बराबर 4। तो इस प्रकार से हमने HCF निकाला। अब हमें LCM ज्ञात करना है। इसने कहा कि HCF निकालने के बाद LCM ज्ञात करना है, इसका मतलब आप इस संबंध का यूज कर सकते हो। ये जो संबंध दे रखा है इनमें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है, तो इसी संबंध से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है हमारा HCF गुणा LCM। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणा कौन कौन सी संख्या दे रखी है, 96 और 404। इधर हमने HCF तो निकाल लिया 4, हमें LCM निकालना है, तो यहां से गुणा वाले 4 को उधर भाग में भेज देंगे, तो ये आसानी से हल हो जाएगा। इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 101, और 101 को 96 से आसानी से गुणा कर सकते हैं। LCM हो जाएगा हमारा 96 गुणा 101। 96 को 1 से करेंगे तो 96 ही आएगा, पावर में गई 9, तो ये हो जाएगा 96, वापस किया तो 96 आ जाएगा, यानी 96 क्या हो जाएगा हमारा LCM हो जाएगा। इस प्रकार से इनका LCM ज्ञात कर सकते हैं। अब HCF और LCM में और क्या हम देख सकते हैं, जो HCF आएगा वो इन दोनों संख्याओं से या तो छोटी वाली संख्या के बराबर हो सकता है, या इनसे हमेशा छोटा मिलेगा जो हमारा HCF होगा। नाम में तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, पर ध्यान रखना है फैक्टर यानी गुणनखंड जो होता है इनका एक टुकड़ा होता है, तो वो हमेशा इनसे छोटा निकल के आएगा। लेकिन LCM की बात करें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ लीस्ट वर्ड आता है यानी निम्नतम आता है, लेकिन यहाँ हम मल्टीपल की बात करते हैं, गुणज की बात करते हैं, तो किसी भी संख्या का गुणज जो होता है उन दोनों संख्याओं से हमेशा बड़ा निकल के आएगा, या तो बड़ा निकल के आएगा या फिर बड़ी वाली संख्या के बराबर भी हो सकता है। तो ये हमारा LCM का मान होगा। ठीक है, तो जब भी आपको बोले कि पहले HCF ज्ञात करके फिर LCM निकालो, तो आप डायरेक्ट इस संबंध से भी क्या कर सकते हो, LCM ज्ञात कर सकते हो। चलिए अगला हमारा प्रश्न संख्या 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसे हमने पहले देखे थे, दो संख्याओं का जोड़ा दे रखा है, इनका HCF और LCM निकालना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने किया था HCF LCM निकाल के उनकी जांच की थी, तो वही चीज ये आपको करने के लिए कह रहा है। तो इसमें देखते हैं हम हमारा प्रश्न संख्या 1, या प्रश्न संख्या 1 हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा, उसको आप आसानी से कर सकते हैं, तो हम प्रश्न संख्या 3 ले लेते हैं, जिसमें दो संख्या दे रखी है हमें 336 और 54। 336 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो ये सम संख्या है इसीलिए 2 से जाएगी, 2 एकम 2, बचा 1, 2 छिकी 12, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब ये 3 से चला जाएगा, 3 7 तो 21 और 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से जाएगा, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है,
तो इनके अभाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं हम। 336 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7, और 54 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 की घात 3। ठीक है, अगर HCF की बात करें तो हमारा HCF हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में होना चाहिए जो नंबर हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, ये हमने ले लिया, और 3 इन दोनों के पास है तो 3 भी ले लिया, यानी 6 इसका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। फिर बात करते हैं LCM की। तो जो चीज कॉमन है उसकी उच्चतम घात लेंगे, यानी दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 की घात 4 हम इसमें लेंगे, दोनों में 3 आ रहा है तो 3 की घात हम 3 कॉमन लेंगे, और जो बाकी बची हुई चीज है वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो ये हमारा LCM हो जाता है। इसको हल करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, गुणा 7। 7 से इसको किया 16 सत्ते 112 गुणा 27, 27 से गुणा करते हैं 112 को, तो ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 7 और 1 8, 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी 3024। LCM हमारा निकल के आएगा 3024। LCM निकाल लिया, HCF निकाल लिया। अब इसकी जांच के लिए हमें क्या करना होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो जांच करते हैं हम इसकी। दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा हमारा वो हो जाएगा HCF गुणा LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास, 336 और 54, और इनका HCF निकल के आया 6 तथा LCM हो जाएगा इनका 3024। इसको गुणा कर लेते हैं, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 1 6 कम 6 तिया 18, यानी 18,144। तो इससे भी हमारा 18,144 आना चाहिए। गुणा करके देखते हैं इसको। 6 चौक 24 हो जाएगा, 2 4 3 12 और 2 16, 4 3 12 और 1 13, 6 पंजो 30, 3 5 3 15 और 3 18, 5 3 15 और 1 16। 12 और 2 14 हो गए, यहाँ पे 16 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6 की जगह आ जाएगा यहाँ पे 4 4 4 8 3 हमारा हो जाएगा 11, 11 का 1 हासिल का 1, और ये 6 और 2 हो जाएगा 8। तो ये भी हमारा कितना निकल के आया, 18,144। तो दोनों पक्ष हमारे बराबर आ रहे हैं गुणा करने पर, यानी HCF और LCM का जो गुणा होगा हमारा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इसलिए जो हमने LCM और HCF निकाले हैं वो हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्नों में हम क्या कर सकते हैं, इनका HCF और LCM ज्ञात करके इस संबंध से इनके बीच में जो है HCF और LCM की जो जांच है वो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दो प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं, सेम मेथड रहेगा। अगला हमारा जो उदाहरण संख्या 8 दे रखा है उसमें कहा है कि संख्या 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पिछले प्रश्न में हमारे पास जो है सिर्फ दो संख्या थी जिनका हमने HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला। इसी प्रकार से तीन संख्याओं का भी निकालेंगे, पर तीन संख्याओं में हम जो है जांच नहीं कर सकते, क्योंकि जांच हमारी जो है वो सिर्फ दो संख्याओं के लिए हो सकती है। तो तीन संख्याओं के लिए हमें क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करके इनके HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो संख्याएं दे रखी है वो 6 72 और 120 दे रखी है। 6 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 72 की अगर हम बात करें तो 72 हो जाएगा हमारा 2 से, 2 तिया 6 बचा 1, 2 छिकी 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और ये 3 से चला जाएगा। 120 की बात करें अगर हम, 2 छिकी 12 0, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10,
3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 72 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, ठीक है। 2 हमारा 3 बार आया इसलिए 2 की घात 3 हो गया, और 3 हमारा 2 बार है इसलिए 3 की घात 2 हो गया। और 120 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 5, ठीक है। सबसे पहले बात आती है HCF की। तो HCF में क्या होता है कि ऐसी वैल्यू जो सभी में कॉमन आ रही है, तो सबसे पहली संख्या 2 सभी में कॉमन आ रही है, और 2 की घात सिर्फ एक ही ऐसा है जो सब में कॉमन आ रहा है, तो 2 हो जाएगा हमारे पास, और 3 की घात 1 हो जाएगा जो कि सबके पास है, तो 2 3 6 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बात करें अगर LCM की, तो जो कॉमन वैल्यू आ रही है उसकी उच्चतम घात लेनी है, यानी 2 की घात 3 उच्चतम आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है तो 3 की घात 2 उच्चतम आ रहा है, और इसके साथ में 5, यानी सारे जो गुणांक है, सारे गुणनखंड है जो उसको हम क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे, और कुछ ऐसे गुणनखंड जिनकी उच्चतम पावर आ रही है उसको हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम हो जाता है हमारा 2 की घात 3 होगा हमारा 8, 3 की घात 2 होता है 9 गुणा 5, 9 पंजे 45 हो जाएगा, और 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32 और 4 हो जाएगा 36, यानी एलसीएम आता है हमारा 360। तो इस प्रकार से तीन संख्याओं के लिए भी हम HCF और LCM आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जैसा एग्जाम्पल 8 में बताया है, ठीक है। तो तीन संख्याओं के लिए तीनों में से हमें कॉमन चीज उठा के LCM में लाना होगा, HCF में लाना होगा, और LCM के लिए क्या होगा, तीनों के जो गुणांक है उन सबको इसमें शामिल करना होगा, और जो गुणांक कॉमन आ रहे हैं उनकी उच्चतम घात हमें ले लेनी है, ठीक है। जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, उसमें भी हमें तीन तीन संख्याओं के दे रखे हैं, तो इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके हमें HCF और LCM निकालना है, ठीक है। प्रश्न संख्या एक बार हम इसका जो है कोई सा भी ले लेते हैं, एक और प्रश्न संख्या 1 ही लेते हैं, तो 12 15 और 21 का हम निकाल लेते हैं। देखिए 12 के जो गुणनखंड होंगे वो मैं सीधा लिख देता हूँ, ये होगा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। 15 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 3 गुणा 5, और 21 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 3 गुणा 7, ठीक है। अगर HCF की हम बात करें तो HCF होता है हमारा जो सब में कॉमन आता है, तो सब में कॉमन आने वाली सिर्फ संख्या हमारे पास 3 है जो सब में कॉमन आ रही है, तो हमारा HCF हो जाता है 3। और LCM की अगर हम बात करें तो 2 की उच्चतम घात 2 हो जाएगी, 3 हमारा कॉमन है, 5 भी है और 7 भी हम लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणा 5 3 15 गुणा 7, 15 चौक 60 हो जाएगा गुणा 7, और 60 को 7 से किया तो 420 हमारा LCM निकल के आएगा, ठीक है। तो LCM हमेशा इन संख्याओं से बड़ा या बराबर आ सकता है, बड़ी वाली संख्या के बराबर आ सकता है, और HCF हमेशा इनसे छोटा आ सकता है या फिर छोटी वाली संख्या के बराबर आ सकता है। तो तीन संख्याओं के लिए हम HCF और LCM आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बाकी संख्याओं के लिए आप प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमारा, HCF 306 और 557 बराबर 9 दिया है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो HCF है आपका वो कितना दे रखा है, आपको 9 दे रखा है। अब ये कौन कौन सी संख्याओं का है, ये 306 और 657 जो संख्या है आपकी, उनका HCF दे रखा है। आपसे उसने LCM पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा। तो आपके पास दो संख्याएं दे रखी है, उसके साथ ही साथ आपको LCM दे रखा है, तो जो इनकी जांच वाला संबंध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है, तो उन चार चीजों में से अगर आपको तीन चीजें दे दी जाए तो चौथी चीज आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चार चीजें कौन कौन सी होती है, दो संख्याएं होती है, उनका HCF होता है और उनका LCM होता है। तो तीन चीजें मिल गई हमें HCF मिल चुका है, दोनों संख्याएं मिल चुकी है, सिर्फ हमें LCM ज्ञात करना है, तो उसी संबंध से हम ज्ञात करेंगे। चूंकि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास 306 दे रखी है और 657 दे रखी है, और जो इनका HCF दिया है वो हो गया 9 गुणा LCM हमें ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए इस 9 को यहाँ से हटाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा,
306 गुणा 657, ठीक है। देखिए इन संख्याओं को गुणा नहीं करना है, ये संख्याएं काफी बड़ी दे रखी है, गुणा करने पर और मान आपका बड़ा आ जाएगा। काफी बच्चे इनको गुणा करके फिर हल करने की कोशिश करते हैं, तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप जो डिवाइड दे रहा है संख्या, उससे इसको डिवाइड करके थोड़ा आंसर को छोटा कर लो और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अब 9 से देखते हैं कौन सी संख्या हमारी विभाजित हो रही है। तो इसको अगर हम 9 से विभाजित करना चाहें, देखिए 9 की डिविजिबिलिटी रूल जो है वो जैसा 3 होता है वैसे ही होता है। 3 में हम क्या देखते हैं कि संख्याओं का योग हमारा 3 से विभाजित होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर संख्याओं का योग जो है वो 9 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब वो संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 306 की बात करें तो 3 + 6 हमारा 9 बनाता है, तो ये 9 से विभाजित है। और ये 657 जो है हमारा 6 5 11 11 7 18, तो ये भी हमारा क्या होगा 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम बड़ी वाली संख्या को छोटा कर लेते हैं कट करके। 9 के पाड़े में हमारा जो 65 से कम क्या आता है, 9 दूनी 18, 9 तीस 57, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 9 सातों 63 आता है। तो 65 से कम क्या आ गया, 63 आ गया। बचा हमारे पास 2, तो ये 27 हो गया, 9 तिया 27। और यहाँ हमारे सामने चल रहा है एलसीएम। तो अब हमें 306 को 73 से गुणा करने पर एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाता है 306 गुणा 73। इसको 73 से गुणा करके देख लेते हैं। 3 छिंग 18, हासिल का 1, उतारा 1, 3 तिया 9, 7 छिंग 42, तो 4 बचा, तो 4 आ जाएगा। 7 को 0 से किया 0 और ये 4 आ जाएगा। 7 तिया 21, तो ये आ जाएगा 22,338। एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 22,338। तो इस प्रकार से संबंध की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अगर एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, अगर एचसीएफ दिया है तो एलसीएम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा बाकी प्रश्नों से अलग हो जाता है। इसमें क्या बोला है उसने, उदाहरण 5 में संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, और जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 प्राप्त हो सके या 0 पर समाप्त हो सके, ठीक है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि 4 की घात कितनी है ये पता नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 50 हो सकती है, पर जब हम उसको हल करेंगे तो कुछ ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो अंत में किस पे खत्म होती है, 0 पे होती है, ठीक है। तो n का ऐसा कोई मान पॉसिबल है क्या, तो n का ऐसा कोई भी मान पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जो 4 होता है इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही है जो आपको 0 दे सके, तो उसकी कितनी भी घात लगा दो हमें कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। जैसे 0 लाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 गुणांक चाहिए, हमें 5 और 2 चाहिए, तब जाके हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। और 10 की घात आप कितनी भी लगा दो हमेशा आपको जो अंतिम अंक है वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले हमें दिया है 4 की घात n, ठीक है। तो यदि 4 की घात n संख्या 0 पर समाप्त होती है तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो किस प्रकार से आएंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में होंगे, क्योंकि 10 या पीछे इकाई अंक 0 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए जो मिलकर क्या बना दे, 0 बना दे इकाई अंक को, ठीक है। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। संख्या 4n के अभाज्य गुणनखंड, तो इसके अभाज्य गुणनखंड की हम बात करें तो ये हो जाता है 2 गुणा 2 की घात n। इसको और सरल करके हम लिख सकते हैं, तो
इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 और पावर n, यानी ये हो जाएगा 2 की घात 2n। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ हमें 2 नजर आ रहा है, 5 की कमी है, तो हम लिख सकते हैं अतः 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 है, अतः n का कोई ऐसा मान विद्यमान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो सके, तो ये पूरा प्रश्न हमें लैंग्वेज में लिखकर बताना है। जो चीज आपको समझ में आई है उसी को अपनी भाषा में लिखकर बताना है। उसने कहा कि 4 की घात n जो है संख्या 0 पर समाप्त होनी चाहिए, तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए आपको ये 2 गुणनखंड होना जरूरी है। अगर ये 2 गुणनखंड आपके पास नहीं है, इसका मतलब उस संख्या में आपको 0 कभी भी नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप उसकी घात कितनी भी लगा दो, आपको कभी भी 0 की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। इसलिए n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n हमारा 0 पर समाप्त हो सके, यानी इसका सॉल्यूशन करने पर आपको इकाई अंक कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ऐसा आपका प्रश्नावली में भी एक प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 5 ही है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है क्या। ठीक है, तो 6 के अगर आप गुणांक करके देखें तो 6 के गुणांक होते हैं 2 गुणा 3, तो यहाँ भी आपको 5 की कमी नजर आ रही है। इसका मतलब ये संख्या n का कोई भी मान ले लो आप, कभी भी आपको 0 पर समाप्त होती हुई नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि 17 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या है और क्यों है। ठीक है, देखिए भाज्य संख्याओं के लिए हमने पढ़ा कि ऐसी संख्या है जिसके गुणांक जो होते हैं या गुणनखंड जो होते हैं वो 2 से ज्यादा होने चाहिए, सिर्फ 2 नहीं हो सकते। 2 का मतलब होता है जैसे आपकी संख्या 2 होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके जो गुणनखंड होते हैं वो सिर्फ होते हैं हमारे पास 2 गुणा 1। 3 की बात करें तो 3 गुणा 1, यानी ये ऐसी संख्या है जिसमें एक गुणनखंड तो खुद संख्या होती है और एक होता है। इनके अलावा अगर इनमें कोई और गुणनखंड आ जाए तो ये आपकी भाज्य संख्या हो जाती है। तो हमें कुछ इसी प्रकार से दर्शाना है कि इन संख्याओं में वो संख्या खुद और एक गुणनखंड नहीं है, उसके अलावा और गुणनखंड अगर हम दर्शा दें तो हम बोल सकते हैं कि ये संख्या हमारी भाज्य संख्या है। तो इसमें हमारे पास दो संख्याएं दे रखी है। सबसे पहली संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाती है हमारी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। दोनों से 13 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा हमारे पास सिर्फ 7 गुणा 11 और यहाँ बचा 1। ये हो जाता है हमारा 11 7 77 प्लस 1, ये हो जाएगा 78। तो 78 खुद एक आपकी क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि ये सम संख्या है जिसमें 2 का भाग जाता है और इसको 13 से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ संख्या है जो आपके अभाज्य रूप में नहीं है, क्योंकि अभाज्य रूप में होने के लिए पूरी संख्या के साथ गुणा में कौन चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए था। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ लिखना होगा हमें, चूंकि संख्या 13 एक अभाज्य संख्या है, संख्या 13 तो अभाज्य मिल गई, किंतु 78 एक भाज्य संख्या है। अतः 13 तथा 78 का गुणनफल भी एक भाज्य संख्या होगी। भाई जब इसमें 78 खुद एक भाज्य संख्या आ गई तो इसको गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। इसी टाइप से दूसरी संख्या के लिए देखते हैं।
ये दे रखा है हमारा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो पूरी संख्या में से हमें 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, बाकी जो संख्या बची उसको गुणा करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 7 42, 4 3 12, 12 3 24 प्लस 1। 42 को 24 से गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा 8 0 1 0 0 8, 1 0 0 8 प्लस 1। अब इन संख्याओं को देखिए तो अगर इस संख्या से गुणा होकर जो संख्या आएगी हमारी, उसमें एक तो 5 का भाग चला जाएगा और एक 1009 का भाग चला जाएगा। यानी एक संख्या इनसे जो बनेगी उसमें एक साथ दो संख्याओं का भाग जा सकता है, इसीलिए इस संख्या के जो गुणनखंड है वो 2 से ज्यादा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। चूंकि संख्या दी गई संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः यह संख्या एक भाज्य संख्या है। इसमें भी आप छोटी लाइन लिख सकते हैं, अगर पूरी बड़ी लाइन नहीं लिखना चाहे तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि जो दी गई संख्या उसमें गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, इसलिए वो संख्या क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हम आसानी से बता सकते हैं कि वो भाज्य होगी या नहीं होगी। सिर्फ हमें उनके जो है गुणनखंड बना देने हैं। गुणनखंड बनाने के बाद हम बता सकते हैं कि इसमें एक साथ 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है। हमारी प्रश्नावली का जो आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार मैदान की बात हो रही है हमारे सामने। तो इस वृत्ताकार मैदान के लिए हमें 2 स्टूडेंट दे रखे हैं। एक तो है हमारे पास जो है सोनिया है, तो यहां से सोनिया अगर स्टार्ट होती है तो उसको एक पूरा चक्कर लगाकर आने में टाइम लगता है 18 मिनट। जबकि दूसरा जो हमारा स्टूडेंट दे रखा है उसका नाम है रवि। ठीक है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट है यहाँ पर, यानी मान लेते हैं यहाँ साथ में खड़े हैं दोनों, तो रवि को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 12 मिनट। आगे उसने बोला है मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल एक ही स्थान पर है दोनों और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, यानी जिस दिशा में सोनिया जा रही है उसी दिशा में रवि जा रहा है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, अब ये दोनों घूमकर वापस प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो देखिए, इनको प्रारंभिक स्थान पर मिलाने के लिए हमें क्या करना होगा कि रवि के लिए तो 12 मिनट के हमें जो है, रवि के लिए तो हमें क्या करना होगा कि 12 मिनट के जो चक्कर है उनको देखना होगा, यानी वो पहले वापस मतलब अपने स्थान पर लौट कर कब आएगा, 12 मिनट बाद। अगली बार वो वापस 12 मिनट यानी 24 मिनट बाद आएगा, फिर वो 36 मिनट बाद आएगा, अगला वो 48 मिनट बाद आएगा। इस प्रकार से वो क्या करेगा, 12 मिनट का अंतराल लेगा और अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। ठीक है, पर सोनिया की अगर हम बात करें तो सोनिया इस चक्कर को पूरा करने में क्या करेगी, सबसे पहले वो 18 मिनट लेगी, 18 और 18 36 मिनट लेगी, 54 मिनट लेगी, 72 मिनट लेगी। इस प्रकार से ये क्या करेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर जो है आने में समय लेगी। रवि को लगेगा 12 मिनट का अंतराल, 12 24 36 48। ठीक है, यानी इन जो मिनट है उसके अंतराल में वो क्या करेगा, पूरा चक्कर कर लेगा। वही सुनीता की अगर हम बात करें, सुनीता है जो सोनिया दे रखी है हमारे, तो सोनिया की बात करें तो सोनिया को जो है हमारे 18 36 54 और 72 मिनट का समय का अंतराल लगेगा। तो बात कर रहा है कि जब रवि है तो रवि हमारा 12 मिनट पे भी वही होगा, 24 मिनट बाद भी वही होगा, 36 मिनट बाद भी वही होगा, जबकि सोनिया 18 मिनट बाद होगी और 36 मिनट बाद होगी, यानी दोनों हमारे जो है 36 मिनट बाद क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। यानी इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, HCF।
या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं चूंकि सोनिया तथा रवि 36 मिनट पश्चात अपना चक्र पूर्ण कर लेते हैं, अतः रवि और सोनिया छत्तीस मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। ठीक है, यानी ये चीज भी हमारी क्या हो गई कि गुणनखंड हमें दे रखे हैं, उनमें से हमें कॉमन चीज निकालनी होगी और उससे हम आसानी से बता सकते हैं कि दोनों को कितना टाइम लगेगा, जिससे वो वापस आकर क्या करेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे। इसको इस चैप्टर से लिंक करें तो हमें देखना होगा कि ये जो है इनके गुणनखंड है या इनके जो गुणांक है। तो 12 के ये सारे के सारे क्या दे रखे हैं, गुणांक दे रखे हैं, गुणज दे रखे हैं, यहाँ 18 के गुणज दे रखे हैं। तो गुणज तो हम एलसीएम से निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल यानी होता है गुणज होता है। ठीक है, तो अगर एक दूसरे तरीके से इसको हल करना चाहे तो इन दोनों के जो समय दे रखे हैं, रवि का दे रखा है 12 मिनट का समय और सोनिया का दे रखा है 18 मिनट का समय, तो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करके हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो 2 का इसका 12 का हो जाएगा 2 2 6 12, 2 3 6 3 एकम 3। 18 का हो जाएगा 2 नाम 18, 3 3 9, 3 एकम 3। 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3, 18 को लिख सकते हैं 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 3 की घात 2। ठीक है, तो 12 तथा 18 का एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो कॉमन चीजें आ रही है उसमें से उच्चतम घात वाला लेते हैं। तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 की उच्चतम घात 2 हो जाएगा, 3 आ रहा है, 3 की घात 2 उच्चतम हो जाएगा, और इनके अलावा कोई भी गुणांक नहीं है, कोई भी गुणज अगर इनका गुणनखंड होता तो उसको भी हम क्या करते हैं, एलसीएम में शामिल करते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो 9 चौक 36 मिनट आ जाता है इन दोनों का एलसीएम। तो हम बोल सकते हैं अतः 36 मिनट पश्चात दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम एचसीएफ से ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें ये चीज देखनी होगी कि यहाँ पर एलसीएम वाला पार्ट काम में आ रहा है या फिर एचसीएफ वाला पार्ट काम में आ रहा है। तो ये हमारे प्रश्नावली 1.2 के जो हमने प्रश्न संख्या 7 जो सारे प्रश्न थे और इसके जो एग्जाम्पल थे सबकी हमने बात कर ली। इसके अलावा मैंने कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा है, तो वो प्रश्न अगर आपसे हल नहीं होते हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताएं ताकि उसका सॉल्यूशन हम आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा सकें। धन्यवाद।